Assalamu alaikum students, this is Kashif Panis and in this video beta we are going to solve the MCQs of chapter number 8 SHM waves and sound sheet number 1 ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम इसको देखें तो कहा जा रहा है periodic motion is a motion restoring, जिसमें क्या होता है, restoring force होती है, displacement होती है, that repeat itself at an equal interval। repetitive motion बताया था ना मैंने आपको, ऑप्शन जो है बी मान लिया जाएगा इसका कि सही ऑप्शन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज कॉल्ड, पेंडुलम है यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, तो इसको याद है मैं एक्स नॉट कहा करता था, इसको हम कहते थे एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। द पीरियड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो सिर्फ लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। हाउ लॉन्ग मस्ट अ सिंपल पेंडुलम बी इन ऑर्डर टू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट था, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4l, याद है मैंने आपको सिखाया था। तो अगर हमें एल निकालना तो हमें टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो अगर टाइम 1 है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 4, तो 1/4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है जी। एन ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी मोशन इज ऑलवेज अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या पीरियोडिक फोर्स। सबसे अच्छा ऑप्शन है ए, कि इलास्टिक फोर्स भी होती है और उसके अंदर मास भी होता है जो उस बॉडी को जो है मोशन में रखता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। In SHM vibratory motion, total momentum remains constant, kinetic energy remains constant या total energy, तो जवाब है total energy। क्योंकि जब मोमेंटम होता तो याद है मैंने आपको इस तरह का एक ग्राफ बना के दिखाया था एनर्जी का, याद आ गया होगा आपको। तो टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। सिंपल है। एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम, मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल कम हो जाती है लेकिन काइनेटिक ज़्यादा हो जाती है। पोटेंशियल इज मिनिमम बट काइनेटिक इज मैक्सिमम, और एक्सट्रीम को उल्टा होता है। इन एसएचएम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन में, तो जवाब आएगा मीन पोजीशन पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसको लेके। द लेंथ द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम वेयर जी इज दिस, सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4l। सेकंड पेंडुलम का टाइम 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4l। तो 1 मीटर के आसपास करीब कोई ऑप्शन होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम द टाइम पीरियड बिकम्स, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर मैं इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, जब इस 4 का रूट लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो सही आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है जी। इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डबल इट्स टाइम पीरियड विल बी, सिंपल पेंडुलम में मास आता ही नहीं, तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। What happens to the time period of the mass attached to a spring increases? स्प्रिंग मास सिस्टम में मास आता है टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, क्योंकि इसका मास होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो बेटा अगर मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टाइम भी बढ़ जाएगा, तो आंसर आएगा इट इंक्रीजेस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम विल बी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। सेकंड पेंडुलम का टाइम होता है 2 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.5। ठीक है। If a stone is dropped in a tank of water, the waves formed on water surface are ट्रांसवर्स वेव, कंप्रेशनल वेव, लॉन्गिट्यूडल वेव। तो पानी के अंदर जो लहरें बनती हैं उस तरह से होती है ना, यूं, मतलब एक क्रस्ट एक ट्रफ, फिर एक क्रस्ट और फिर एक ट्रफ, इस तरह से बनता है, तो ये बनता है ट्रांसवर्स वेव। तो पानी में होती है ट्रांसवर्स वेव, है गैसेस में होती है लॉन्गिट्यूडल वेव। तो अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इट्स मैक्सिमम स्पीड अगर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज, मैक्सिमम स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे एक्स हो जाता है 0, तो आंसर आएगा 0। द वेव विच रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, हम बात कर चुके हैं इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर ट्रांसफर, साउंड नहीं, वाटर हाँ, ब्रीडेड स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव के अंदर भी कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, तो ट्रांसफर्स वेव जो है आगे पास हो जाएंगी वाटर वेव्स। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम देन इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 देख लिया हो तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और दूसरा जो है साथ साथ उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा होता है एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो बेटा ये दोनों होते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को सपोर्ट करता है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करता है। ठीक है, 20 की तरफ चलते हैं। When the stationary wave are set up in a string which is fixed at both at the point where amplitude is maximum, ये कोई वेव है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है और ये वो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसे कहते हैं एंटी नोड, और बाकी दोनों को कहते थे नोड, बात हो चुकी थी
एंटीनोड इज द आंसर. द इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन साउंड वेव बिकॉज दे, इंटरफेरेंस हर जगह काम करती है, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस का आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल और सपोजिशन. जो सुपरपोजिशन को प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वेव्स के क्रस्ट ट्रफ को पैटर्न को फॉलो करता है, उसमें सुपरपोजिशन जो है होती है. द स्ट्रिंग, अल्लाह को करे, द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड वाइब्रेट इन वन होल सेगमेंट की तरह वाइब्रेट कर रही है. द वेव पैटर्न सेटअप इज, जब एक लूप बने किसी वेव के अंदर, हाँ जी, तो जब एक ही लूप सेगमेंट बनता है बेटा, तो इस वक्त जो वेव बनती है उसे हम कहते थे वन लूप वाली वेव, और उसका नाम जो है वो बन जाता है फंडामेंटल. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद है, बताई थी मैंने आपको. हाँ, अगर जीरो था ओवरटोन होता तो भी मैं कह सकता है इसको. व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ, एक के क्रस्ट पे दूसरे का ट्रफ वैक्यूम बनेगा, वेव शैटर्ड हो जाएगी, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मेड 4 times द वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा, ये अनकॉमन टॉपिक्स में मैंने सोनोमीटर बताया, तो मैंने वेलोसिटी बताई थी. सोनोमीटर की होती है, जो स्ट्रिंग होती है ना, ये जो स्ट्रिंग होती है इसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन म्यू. तो अगर टेंशन को 4 times कर दो तो 4 का रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2. तो आंसर आ जाएगा डबल. इस तरह से जाएगी, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है जी. अच्छा बेटा, इफ द मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट्स डबल बट इट्स लेंथ रिमेंस कांस्टेंट, टाइम पीरियड विल बी सेम ही रहेगा, इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, अब देखें, टेंशन 4 times हो गई, फ्रीक्वेंसी पहले 100 थी, और जब टेंशन को 4 times किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी. अच्छा, आपने ये फॉर्मूला देखा है, ये v को अगर एक्सपेंड करो ना तो ये एक्सपेंड करके ही बन जाता है. ये सोनोमीटर में हमने पढ़ा था, ये जो आपको अनकॉमन टॉपिक्स वीडियो मिलेगी उसमें मिल जाएगा. अब देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी 100 थी जब टेंशन टी थी, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं तो 4 का रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2, और फिर टेंशन जो है डबल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 200. इस तरह से होगा. द एम्पलीट्यूड एट द एंटी नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है. While crossing a suspension bridge, the soldiers are ordered to break the steps to avoid, होता क्या है, ये ब्रिज है, अब सोल्जर टैप करते हुए जा रहे हैं एक साथ. अगर इन सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी इस ब्रिज से मैच कर गई तो ब्रिज में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, और इतनी वाइब्रेशन की वजह से ब्रिज कोलैप्स कर सकता है. तो इसी वजह से वो ब्रेक करना चाहते हैं, क्या, रेजोनेंस. ठीक है. अच्छा बेटा, द वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्लोज एंड पाइप, क्लोज एंड पाइप में याद है हमने इस तरह से एक पाइप बनाया था, उसमें जो है इस तरह से आधी आधी वेव बनती थी. बस मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l हो तो ओपन पाइप है, लेकिन अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l हो तो क्लोज पाइप है. तो आंसर आ जाएगा क्लोज पाइप के लिए 4l. अब ये तो बड़ा सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपको एमसीक्यू में समझाता हूँ. एक स्प्रिंग है, अगर उसको 3 हिस्सों में कट करो तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा. एक बात याद रखें, स्प्रिंग को जितने हिस्सों में कट करें, एक स्प्रिंग है उसको मैंने 3 हिस्सों में कट कर दिया, अब वो छोटे छोटे 3 स्प्रिंग्स बन गए. तो अब इनका जो स्प्रिंग, अगर लेट्स सपोज पहले पूरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, तो अब हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k/3 हो जाएगा. ठीक है. k/3 करने की वजह ये थी, जब आप इन तीनों को दोबारा से ऐड करेंगे तो आंसर दोबारा से k आ जाएगा, इसकी वजह से. तो बस जितने पीसेस में डिवाइड करें उस नंबर से k को डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा. सिंपल है बेटू. A string stretched between 2 points is plucked at the right to its length. The vibration produced is a transverse wave. Obvious सी बात है, जब किसी string को कोई खींचे, प्लग करे, तो उसके अंदर standing wave बनती है. Standing wave is also a transverse wave. A certain string resonates to several frequency, the lowest of which is 50 Hz. What is the next higher frequency? String है, तो string के अंदर जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है NF1. सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी F है, तो अगर ये फर्स्ट है तो उसका सेकंड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 100. ठीक है. सेकंड हार्मोनिक निकालेंगे इसका. अभी तो आसान है बेटा, तो खुद कर लेना. v इज इक्वल टू एफ लगा के, सही है ना, ये हो जाएगा तुम लोगों से. आगे चलते हैं. 34. द वेव विच डज नॉट रिक्वायर्स एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इन वाइब्रेटरी मोशन, टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट. द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, पीरियोडिक मोशन. अ बॉडी प्रोड्यूसेस 35 पल्सेस इन 5 सेकंड्स. 35 पल्सेस इन 5 सेकंड्स, तो एक सेकंड में कितनी पल्सेस बनाएगी, 6. तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 7. तो आंसर आ जाएगा 7. ये हर्ट्ज होता है. फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन साइकिल्स पल्सेस अपॉन टाइम, ये वही चीज है. The maximum displacement of a body on either side of equilibrium position, एम्पलीट्यूड कहलाता है, सिंपल. If weight attached to a spring increases, the time period will also increase. T is equals to 2 root m upon g. At mean position, the potential energy of mass, potential energy mean position में 0 होती है.
फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जब हमने डिस्कस किया सिंपल पेंडुलम तो मैंने आपको ये डायग्राम बकायदा बना के दिखाई थी। सिंपल पेंडुलम यहाँ पे होता था, सही है, और ये आपके पास एक बॉडी आ गई, ये उसका वेट होता था। इसको रिजॉल्व करने पर एक ये कंपोनेंट आया करता था, इसको हम कहते थे वी वाई, और एक ये कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते थे डब्ल्यू एक्स। ठीक है जी। अब उस वक्त मैंने आपसे जुमला कहा था, मैंने कहा था बेटा एंगल जिस कंपोनेंट से बने उसमें आता है कॉस, जिससे ना बने उसमें आता है साइन। तो डब्ल्यू एक्स की वजह से ये अपना ये वाला मोशन कंप्लीट कर सकता है। वाई से तो इसे भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आगे पीछे मूव करेगा डब्ल्यू एक्स की वजह से। और डब्ल्यू एक्स में एंगल नहीं बनता, बल्कि एंगल के सामने डब्ल्यू एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स बराबर हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है जी। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द सिंपल पेंडुलम विल, अच्छा जी, सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर हम चले जाएं, सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो जीरो हो जाती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर जी की जगह जीरो रख दो, डिवाइड में जीरो आया, तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। तो नॉट मूव, वाइब्रेट विद डबल टाइम, वाइब्रेट विद सेम टाइम, नन ऑफ दीस। तो कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नन ऑफ दीस इज द आंसर। इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम पीरियड। इनफाइनाइट का मतलब अब वो वाइब्रेट करेगा भी नहीं करेगा कुछ नहीं पता होगा। फॉर सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी एंड एल स्क्वायर विल बी, अच्छा जी, टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर आप स्क्वायरिंग कर लें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू एल अपॉन जी। तो लेंथ का टाइम पीरियड के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम लेंथ को यहाँ पे रखें और आगे पास टी स्क्वायर को यहाँ पे रखें, तो दोनों का रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट आता है, स्ट्रेट लाइन आएगी। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम द टाइम पीरियड विल, अभी बताया था ना, अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रिपीट हुआ सवाल ये। If the mass of bob becomes 9 times connected to the end of a string, then the time period of it will be, अच्छा हाँ, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। स्प्रिंग मास सिस्टम में फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के। अब अगर मैं इसको 9 टाइम्स कर दूं तो 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है जी। रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी द फीचर्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। रिपल टैंक होता है क्या, इस तरह का टैंक होता है, उससे पानी भर देते हैं हर जगह, और उसके ऊपर एक वाइब्रेटर होता है जो वाइब्रेशन कर रहा होता है। उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स होती हैं वो उस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्रस्ट बनता है। और नीचे एक शीट लगी हुई होती है जहाँ पे इनका जो साया होता है उसको जो है प्रोजेक्ट करवाया जाता है, और ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है। तो उससे हम स्टडी करते हैं कि वेवलेंथ वगैरह क्या आती है, सब क्या आता है, इस तरह से होता है सब। तो आंसर आ जाएगा ट्रांसवर्स वेव। सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स फ्रॉम, सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स फ्रॉम मैटर वेव, कंप्रेशन वेव, पल्स वेव या स्टेशनरी वेव। अब इनमें से ऐसा कुछ नहीं बनता, तो आंसर आ जाएगा स्टेशनरी वेव्स। The wave in which the various particles of medium vibrate about their position along the direction of wave। ठीक है जी। along the direction of wave यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव में कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, तो जवाब आएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेवलेंथ गिवन, वेवलेंथ निकालनी है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 150 हर्ट्ज, और जो वेव्स हैं वो कौन सी है, रेडियो वेव्स। तो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लेकिन बेटा जो रेडियो वेव्स है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। तो इसको सॉल्व करना आसान है, c अपॉन एफ आ जाएगा आंसर। c क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट होगी। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, गलत हो गया वो, तो उसकी लेंथ विल बी, अगर वो एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में करता है इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। ठीक है जी। और हमें इसकी लेंथ निकालनी है। खैर हम एक काम करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो टाइम पीरियड भी 1 होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं ना, टी स्क्वायर इक्वल टू 4l, तो l बराबर हो जाएगा 1/4 के, तो आंसर वही आ जाएगा 0.25। ठीक है जी। अब 0.25 जो है वो है मीटर में, तो सेंटीमीटर में कहो तो 25 आ जाएगा। 25 के करीब करीब ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन जो है ये पॉसिबल हो जाएगा। चलिए जब शीट 2 को डिस्कस करते हैं जल्दी से। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हुक्स लॉ, सॉरी अप्लाइड फोर्स ये होता है ना। हुक्स लॉ के बारे में हमने बात की थी। हुक्स लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू, अरे भाई हुक्स लॉ होता है एफ इज इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, या एक्स कह दीजिए। ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टेड एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन याद है, माइनस के बारे में बताया था मैंने कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ जाने वाली चीज़ों के साथ माइनस होता है, सो ऑन। For one complete round trip of a body about a mean position is called, ये मीन पोजीशन है बॉडी का, यहाँ से यहाँ जाना फिर वापस आ जाना, कहलाता है वन वाइब्रेशन। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग एट दिस विल बी, अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट जो होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है जो डिस्प्लेस कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, उसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी।
और स्प्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है के अपॉन एम इंटू टी के, तो बस ये आंसर जो बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। स्प्रिंग के लिए है तो उसकी जगह पे आ जाएगा के अपॉन एम, तो बस ये देख लीजिए आप कौन सा आंसर हो जाएगा। आप देखें इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ एलसीएम ब्रेक किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी एक्स नॉट से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा ओमेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना बेटा। तो अब जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अब आप देख सकते हैं वो बन जाएगा अ, ये आंसर है, लेकिन इसमें एक्स नॉट नहीं आएगा, बस ये आंसर है, लेकिन इसमें एक्स नॉट नहीं आएगा। आइए ये वाला आंसर जो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बाद स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा जी, स्प्रिंग मास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। स्प्रिंग मास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की नहीं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी होती है उसकी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा के अपॉन एम, और लाभ करें अगर मैं यहाँ पे रूट निकालूँ तो हो जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा, जब इसका वी स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा के अपॉन एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर की जगह डायरेक्टली यही पुट करो तो बन जाएगा के अपॉन एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कि एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और हाफ, तो ये बन जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये वाला पूरी कहानी जो है एंड हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हमेशा मीन पोजीशन पे बेटा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के बारे में बात हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। सिंपल पेंडुलम की नहीं याद है, जी अपॉन एल हुआ करता था ये चीज। रिपल टैंक इज यूज्ड टू वेरीफाई वेरियस फीचर्स ऑफ अ वेव। ठीक है, कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव पानी के अंदर जो प्रोड्यूस होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव फ्रॉम वन बाउंड्री टू डिफरेंट मीडियम है इज नोन एज रिफ्लेक्शन कहलाता है। वेव का जाना, टकरा के वापस आ जाना। द पॉइंट ऑन द कॉर्ड विच डू नॉट ऑक्सीलेट इन स्टेशनरी वेव। जब भी कोई वेव स्टेशनरी वेव इस तरह से होता है ना, क्रस्ट बनता है उसके अंदर लूप्स बनते हैं, तो जो पॉइंट वाइब्रेट नहीं करते वो ये होते हैं जिनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटीनोड वेवलेंथ कहलाता है बेटा। दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस, दो एंटीनोड्स के दरमियान का डिस्टेंस फुल वेवलेंथ कहलाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर विद द हेल्प ऑफ अ सोनोमीटर। सोनोमीटर की मदद से जो हमें फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली क्या करनी है, मालूम करनी है। तो सोनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2L इंटू वी, और वी की जगह पे आ जाता है टी अपॉन म्यू। ठीक है। अब म्यू जो होता है वो असल में लीनियर मास डेंसिटी होती है, तो ये बन जाता है एम अपॉन एल। अब यहाँ पे उन्होंने एल को जो है डिनोट नहीं किया, ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन ये ऑप्शन तो करीब करीब जो ऑप्शन है वो ये वाला जो सही माना जाता है, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ हुआ है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर जो सही माना जाएगा। एम अपॉन एल इस तरह से होता था, एल पलट के ऊपर चला जाता है, लेकिन इसे एल के कटने का कोई जवाब यहाँ पे बनता नहीं। अच्छा जी, द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, सॉरी कंप्रेशनल वेव्स, कंप्रेशन एक्सपेंशन होती है ना इसके अंदर। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन्स फॉर्मूला कम आउट टू बी 280। ये बुक में लिखा हुआ था, मुझे याद था, मैंने भी आपको बता दिया, आप भी याद कर सकते हैं। अच्छा जी, आफ्टर लैपलास करेक्शन द न्यूटन्स फॉर्मूला चेंजेस फ्रॉम, ये तो हमने ड्राइव किया था बकायदा पूरा, ये वाला फॉर्मूला था रॉ पी अपॉन रॉ पी अपॉन गामा पी अपॉन रॉ। लैपलास करेक्शन जो स्पीड आई थी वो आई थी 333 अप्रोक्सीमेटली। द स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर इंक्रीजेस बाय डैश इफ ईच डिग्री, मैंने आपको याद है 1.6 याद करवाया था कि जब भी टेम्परेचर में 1 डिग्री का जो है राइज आता है तो जो स्पीड है वो 1.6 टाइम्स जो बढ़ जाती है, 1.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज डैश द परमिटेड ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पावर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर टाइम। अगर उसको मैं एनर्जी अपॉन टाइम करता तो ये बन जाती है पावर अपॉन पर यूनिट एरिया, लेकिन इन्होंने टाइम को नीचे डिवाइड में लिखा होता तो एनर्जी बन जाएगी। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज, बड़ा आसान है बेटा, डेसिबल्स या बेल्स। ये जो अनकॉमन टॉपिक्स है ना उसमें मैंने इसको डिस्कस किया, अब उसको मिल जाएगा। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ ऑर्डिनरी, एक डिस्कशन का जो होता है 40 डेसिबल होता है, बुक का डिस्कशन है, बुक की वैल्यूज हैं लिखी हुई है। फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल -12। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन जो है गलत माने जाएंगे।
आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल -12 डेसिबल्स होती फेंटेस्ट साउंड की। खैर, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट अ ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट, सिंपल है, और मैक्सिमम होती तो 20,000 होता। पिच इज अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ साउंड दैट डिपेंड्स ऑन, पिच हमेशा डिपेंड करती है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। दो आवाज़ों में फ्रीक्वेंसी का फर्क होगा तो आपको जो आवाज़ का डिफरेंस सुनाई देगा वो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस की वजह सुनाई देगा। लेकिन अगर सोर्सेज का डिफरेंस हो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच अ साउंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम पिच एंड लाउडनेस कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, अगर सोर्सेज का डिफरेंट हो, यानी कि दो लोग एक ही तरह से बोल रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, तो उनके नहीं गले तो अलग है ना, तो सोर्स का डिफरेंस बताती है क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बताती है पिच। When two waves superimpose on each other, their combined effect is called interference. Simple है। When two bodies of slightly different frequencies are sounded, अगर दो आवाजें हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा फर्क हो, साथ सुनाई दें, तो याद है सडन कंप्रेशन सडन एक्सपेंशन इस तरह से होती थी, इसे हम कहते थे बीट्स। ये बीट्स नहीं, सॉरी बीट्स है ये तो, ये है बीट्स। Doppler effect is a change in the dash of sound caused by the relative motion of the source change in frequency। apparent frequency निकालते हैं Doppler effect। echoes are produced echoes are produced by the sound of reflection। reflection भी ऐसा होता है। रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हायर एनर्जी वेव्स हैं जो ट्रैवल कर सकती हैं विदाउट एनर्जी को लॉस करें। द वेव विच रिक्वायर्स मीडियम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, सिंपल है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स लगाएं, के निकाल लीजिए, आसान है। डिस्प्लेसमेंट ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, फोर्स निकालनी है, इसमें भी फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। सिंपल बच्चों वाले सवाल बिल्कुल हो सकते हैं आपसे। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग इज दिस, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पता है ना क्या करेंगे, इसमें भी ये काम करना है। अच्छा, इसमें एंगुलर स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंगुलर स्पीड निकालनी है, वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है ना, एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, टी बन सकता है थीटा इंटू एफ, और पूरी एक रोटेशन में थीटा हो जाता है 2 पाई, क्योंकि वाइब्रेशन होती है बेटा तो पूरा एक 360 का साइकिल कंप्लीट करती है। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम विल बी 2 सेकंड्स, पुरानी बात है, कर चुके हैं हम लोग। कोई ऐसी वेव जिसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द मीडियम हो रही हो, क्या कहलाती है, ट्रांसफर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म्स बाय द श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ ग्रेव साउंड, पतली और भारी आवाज, पतली आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, भारी आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है कम, जैसे एक मर्द और औरत की आवाज होती है, तो ये आवाज फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से पहचानी जा रही है, तो ये क्या लाएगा, पिच। वेलोसिटी ऑफ साउंड डैश विद द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी बराबर होती है इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी के, डायरेक्टली होती है, तो इलास्टिसिटी अगर बढ़ जाए तो वो बढ़ती है हमेशा। द ऑर्डिनरी क्लॉक लूजेस इट्स टाइम इन समर, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, अगर एक ऑर्डिनरी क्लॉक जो है वो समर में अपना टाइम जो है लूज कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब समर में क्या होगा, जब लेंथ है वो बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड भी जो है बढ़ जाएगा, तो अब इसमें देखें कोई ऑप्शन तो सही नहीं है, बस ये ऑप्शन सही है। समर में जब पेंडुलम की लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड में फर्क आ जाता है। भाई टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर लेंथ बढ़ जाएगी समर में तो टाइम पीरियड भी तो बढ़ जाएगा, यानी घड़ी जो है स्लो चलना जो है शुरू कर देगी। पीछे ऑप्शन बी के मैंने वो गलत है। एक स्टूडेंट ने एक पेंडुलम बनाया, उसकी लेंथ एल थी, एंड फाउंड दैट द टाइम पीरियड इज दिस। अगर वो टाइम पीरियड को, एक सेकेंड, स्टूडेंट वांट्स टू मेक अ पेंडुलम whose time period will be 1 second, 1 second वो चाहता है, लेकिन he used a string of length L and found that time period is this। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, अब देखें टाइम पीरियड का लेंथ से इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन है अंडर रूट एल टाइम्स, तो अगर ये टी वन है तो ये एल वन, अगर मैं डिवाइड कर दूँ उसको टी टू से तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल टू। प्रोपोर्शनलिटी का ऐसे ही रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप इसको इक्वल टू में भी चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली जो लेंथ थी बेटा वो थी एल, लेकिन जब टाइम था वो था हाफ। अब दूसरा जो टाइम उसे चाहिए वो है 1, लेकिन उसके लिए लेंथ क्या होगी वो मालूम करनी है। अब देखें अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा अंडर रूट एल अपॉन एल टू, ठीक है जी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये बन जाएगा 1/4, ये हो जाएगा एल अपॉन एल टू निकालूंगा तो हो जाएगा 4L के बराबर। तो अगर वो नए पेंडुलम की लेंथ को 4 टाइम्स कर दे पुराने के, तो टाइम पीरियड जो है 1 हो जाएगा, ठीक है जी। द पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग इट्स पेंडुलम शॉर्टर। भाई लेंथ बढ़ गई है तभी तो टाइम बढ़ा है, अगर टाइम को कम करना तो लेंथ को कम करना पड़ेगा। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड फिर रिपीट हुआ है 2 सेकंड। टू डबल द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम द लेंथ शुड बी, टाइम पीरियड को अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बाय
√L/G। अगर मुझे इसको डबल करना है तो लेंथ के साथ साथ कौन सा नंबर लाऊंगा, इसका रूट लेके 2 आ जाए, तो आंसर है 4 बाय द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है बेटा, आसान आसान सवाल है और बड़े आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्यूनिंग फोक टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन द वेव इन द एयर ट्रेवल्स, जब कोई एक वाइब्रेशन पूरी होती है तो पूरी एक वेवलेंथ जो है वो बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है जी। Which of the following contains a pair of transfer and longitudinal wave? ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ट्रांसफर्स हैं। इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, उसमें क्रस्ट बनता है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है एफ अपॉन वी अपॉन एफ के। चेक कर लीजिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, वेलोसिटी निकालने को कहा है उन्होंने, तो वेलोसिटी बराबर होती है एफ लैम्डा, बस हो जाएगा आंसर ये वाला। द वन विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है? तो इंफ्रारेड जो है सबसे कम एनर्जी वाले होते हैं, सबसे बड़ी वेवलेंथ इनकी होती है, क्योंकि एनर्जी का वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन जानते होंगे आप। गामा वेव्स हैज द विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा कम है अल्ट्रावायलेट, लेकिन अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा है गामा रेस। तो गामा रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इस तरीके से ये दोनों शीट्स का जो है आपके सामने सोल्यूशन हो जाएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।